Hello, officers. I hope you all are doing great. Last 100 days are left for your CAPF Assistant Commandant exam. In last video हमने देखा था पेपर 1 कि हम पेपर 1 को कैसे कवर कर सकते हैं इन 100 डेज़ में। इन लास्ट 100 डेज़ में हम कैसे कवर करेंगे अपने पेपर 1 को। एंड उसमें जो भी हमने डेज़ देखे थे, जो भी टाइमलाइन देखी थी, वो भी मैंने बोला था कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो पेपर 1 इज़ डन। मैं होप कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, कि आप उस जो बनाया था हमने टाइमलाइन उसको फॉलो कर रहे हो। एंड साथ में हम अपने पेपर 2 को भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, पेपर 2 को भी प्रिपेयर करेंगे। और जैसे लास्ट पेपर में यानी पेपर 1 में हमारी जो टाइमलाइन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि जो हमारी पॉलिटी है वो अराउंड हम 7 to 10 डेज़ में उसको कवर करेंगे। 7 to 10 डेज़ में कवर करेंगे। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने डेज़ को अलॉट किया था, वीक्स को अलॉट किया था। बट इसमें वो ऐसा सीन नहीं है। जो हमारा पेपर 2 है इसमें वैसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो पेपर 2 है आपका, जो पेपर 2 है ये पेपर 1 के बेस पर है। ठीक है, सो अगर आपका पेपर 1 अच्छा नहीं है, मीन्स उसका जो कंटेंट होता है, जो उसका सिलेबस होता है, अगर आपने वो कवर नहीं किया हुआ तो पेपर 2 में आपको प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। क्योंकि जो मेजॉरिटी पार्ट है पेपर 2 का वो रिलाई करता है, वो डिपेंड होता है पेपर 1 के ऊपर। ठीक है, एंड हमने ये भी देखा था कि पेपर 1 जो है आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बिकॉज वो 250 मार्क्स का होता है। 250 मार्क्स का होता है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है। इट मीन्स उसमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड जो पेपर 2 है हमारा वो 200 मार्क्स का होता है एंड वो डिस्क्रिप्टिव होता है। एंड अगर जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है कोई भी नेचर का, किसी भी एग्ज़ाम में अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो वहाँ पर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है एंड वहाँ पर जो मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू सब्जेक्टिविटी, ड्यू टू डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर। सो आज हम देखेंगे पेपर 2 को अपना क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है एंड पेपर 1 कैसे आपकी हेल्प कर सकता है पेपर 2 को प्रिपेयर करने में। ओके, सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द चैनल टू एक्सेस द स्पेशल कॉन्टेंट क्यूरेटेड फॉर दिस हमारा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम। मूविंग अहेड, सबसे पहले हम इसका एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद ऐसे, जो सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपका, वहाँ पर सबसे पहले आपको 6 एसेस दिए होंगे। ठीक है, एंड वहाँ पर एक हेडलाइन डाली होगी कि यू हैव टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 6। तो ऐसे में आपको टोटल 6 ऐसे दिए होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स दिए होते हैं वहाँ पर। ठीक है, डिफेंस होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, सोशल सिक्योरिटी हो सकता है, विमन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे वहाँ पर दिए होते हैं, टॉपिक्स दिए होते हैं। तो उन 6 में से आपको 4 मीन्स 4 आपको चूज़ करने हैं। एंड ये जो 4 ऐसेज हैं टोटल 80 मार्क्स के होते हैं। टोटल 80 मार्क्स के होते हैं, मीन्स 1 ऐसे जो है आपका वो 20 मार्क्स का है। एक ऐसे आपका 20 मार्क्स का होता है एंड वहाँ पर वर्ड लिमिट भी लिखी होती है। वर्ड लिमिट ऐसे की दी होती है कि आपको अराउंड 300 वर्ड्स में लिखना है, 300 वर्ड्स में लिखना है। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना कैंडिडेट्स को, वो इस ऐसे में आती है। क्यों आती है? इसलिए नहीं आती कि उनको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता। जो वहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं, 6 लिखे हुए हैं, उसमें से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, इसलिए नहीं दिक्कत होती उनको कि उनको नॉलेज नहीं है। बट प्रॉब्लम आती है उनको कंप्लीशन में। ठीक है, जो 4 ऐसे हैं उनमें से उनके हार्डली 2 हो पाते हैं या फिर 3 हो पाते हैं अगर किसी की स्पीड काफ़ी अच्छी है। ठीक है, सो इसको कंप्लीट करना, 4 ऐसे को कंप्लीट करना एक चैलेंज होता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, उस चीज़ पर वो चीज़ डिपेंड करती है आपके ऐसे कंप्लीशन की। तो ये तो था ऐसे का आपका स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास होता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग के टॉपिक दिए होते हैं एंड उन दोनों को ही हमें अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है आर्ग्यूमेंट राइटिंग में कि आपको जो एक आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, ठीक है, 2 होते हैं ना, 1 एंड 2।
सो जो एक है वो 20 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, 20 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है। सो अगर हम कंपेयर करें आर्ग्यूमेंट राइटिंग को ऐसे के साथ, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है आर्ग्यूमेंट राइटिंग में होता है, ठीक है। अगर आप 2 ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हो, ऑन अदर हैंड आप 2 आर्ग्यूमेंट राइटिंग अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपका स्कोर जो है वो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट राइटिंग अटैम्प्ट करना ईजी होता है। एक तरफ आप पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हो थोड़ी सी, उसके बाद उसके प्लस पॉइंट्स देते हो, फिर नेगेटिव्स देते हो, एंड एट लास्ट आप हमारा जो एज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दे देते हो, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट राइटिंग 2 होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, टोटल 40 मार्क्स के होते हैं। एंड इसमें भी वर्ड लिमिट मेंशन होती है, 250 टू 300 वर्ड्स वहाँ पर मेंशन होता है कि आप इसके आसपास लिख सकते हो। देन वी हैव अपना रिपोर्ट राइटिंग। अपना रिपोर्ट राइटिंग, इसमें भी कोई चॉइस नहीं होती आपके पास, आपको 2 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 2, ठीक है। कोई चॉइस नहीं है, 2 रिपोर्ट्स आपको लिखनी पड़ेंगी, बट इसकी वेटेज जो है वो कम होती है। मींस एक रिपोर्ट लिखने पर आपको सिर्फ 10 नंबर्स मैक्सिमम, एट मैक्स आपको 10 नंबर्स मिल सकते हैं, बट इतने कभी किसी को मिलते नहीं हैं, वो हार्डली 4-5 ऑन एन एवरेज आपको देंगे, ठीक है। सो एक रिपोर्ट पर आपको 10 मार्क्स, एंड रिपोर्ट में भी आपको अराउंड 200 वर्ड्स लिखने होते हैं। देन वी हैव प्रेसी राइटिंग। यू ऑल नो, आपको एक प्रेसी लिखनी होती है, वहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, एंड उसका 1/3 करके जितने भी वर्ड्स होते हैं वहाँ पर एंड में ना मैंशनड होते हैं, ठीक है। दैट इज़ लिखा होगा कि 372 वर्ड्स हैं, या फिर कोई भी नंबर होगा ना उस पैराग्राफ के एंड पे यहाँ पर मैंशनड होता है कि इतने वर्ड्स हैं, तो आपको उसका 1/3 के आसपास लिखने होते हैं। अब एग्जैक्ट आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट 1/3 ही हो, प्लस माइनस चलता है, बट उसके आसपास हो, ठीक है। एंड प्रेसी राइटिंग जो है 15 मार्क्स कैरी करती है। सो इसको जो इसकी अगर आपको इसकी स्ट्रैटेजी पता है प्रेसी राइटिंग की कि इसको लिखते कैसे हैं, तो ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाती है, ये काफ़ी स्कोरिंग हो जाती है, बिकॉज इसमें इतना लिखना नहीं होता। आपको जो पैराग्राफ है उसको रीड करना होता है, एंड उसको एनालाइज करके अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है प्रेसी राइटिंग में। तो इसमें जो मार्क्स हैं, मतलब एक प्रेसी अटैम्प्ट करने पे आपको 15 मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप 7 से 8 गेन कर सकते हो मार्क्स अपने। देन वी हैव अपना कॉम्प्रिहेंशन। हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, एंड ये फ्री के नंबर्स होते हैं। वाई फ्री के नंबर्स? बिकॉज सारे क्वेश्चंस उसी पैसेज में से, उसी कॉम्प्रिहेंशन में से पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड ये अराउंड 20 मार्क्स कैरी करता है। 20 मार्क्स कैरी करता है मीन्स एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का है, 1 क्वेश्चन जो है आपका 4 नंबर का होता है कॉम्प्रिहेंशन में। देन वी हैव लास्ट में अपनी ग्रामर, जो कि 25 मार्क्स की होती हैं, एंड ये भी अपनी फ्री के मार्क्स होते हैं। फ्री के मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आपको कुछ स्पेशल आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। जिनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है, या फिर जिनको लगता है कि मेरी रीडिंग स्किल्स नहीं है, या फिर मुझे सेंटेंस मेकिंग नहीं आती, या फिर आपको प्रॉब्लम होती है टेंसेस में, पास्ट कौन सा है, प्रेजेंट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। तो अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो इस प्रिपरेशन में है, जिनका मीडियम जो है इंग्लिश है, ठीक है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। मुझे खुद कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई थी। 2 बार मैंने दिया था, बिना पढ़े ग्रामर दिया था, ठीक है। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई इस चीज़ में, इस सेक्शन में, स्पेशली ग्रामर में। ये भी फर्दर डिवाइडेड है आपका। उसके बाद ग्रामर के अंदर ही आपको रीराइट करना होता है, रीराइट करना होता है। मीन्स आपको वो सेंटेंस दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उसने क्वेश्चन दिया आपको, चेंज कर लेते हैं इसको, या उसने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, किसी टोन में दे दिया, किसी टोन में दे दिया, एंड आपको बोलेगा कि वो रीराइट करो आप नेगेटिव टोन में, या फिर पॉजिटिव टोन में, या फिर अफर्मेटिव में, ठीक है। तो ऐसे देता है, एंड अलग अलग तरह के इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट्स दे देगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। उसके बाद आपको बोलेगा कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करो। कंबाइन कैसे करोगे? कंजंक्शंस के साथ। तो ऐसी चीज़ें आपको वो पूछेगा। देन वी हैव सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग में क्या होता है? एक सिंपल आपको वर्ड दे देगा, आपको वर्ड दे देगा छोटा सा, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे देगा। फॉर एग्जांपल आपको 3 वर्ड्स दे दिए, उसके बाद बोलेगा कि भाई आप इन 3 वर्ड्स को यूज़ करके एग्जैक्ट फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो लिखे हुए हैं,
ये पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है एंड फ्यूचर भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में आप एक सेंटेंस मेकिंग करो। टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं इसके। देन नेक्स्ट हमारे पास करेक्टिंग सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, ये भी टोटल 5 आउट ऑफ 5 होते हैं। मीन्स 5 आपको सेंटेंस दिए होते हैं, उसको करेक्ट करना होता है। सो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं इसमें उसको करेक्ट करना होता है। अगर आपकी ग्रामर थोड़ी बहुत अच्छी है या फिर आपको इंग्लिश पढ़ने में एंड उसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपको इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आएगी। ईजी होता है, काफ़ी दिया होता है एंड मिस्टेक्स भी माइनर्स ही होती हैं। ठीक है, वो जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, इट्स को लिख देंगे इट्स। ठीक है, ऐसे इट्स लिखना था उसने ऐसे लिख दिया, उसने वर लिखना था उसने वॉज लिख दिया, उसने दे लिखना था उसने देम लिख दिया, उसने ही लिखना था उसने वन लिख दिया। सो ऐसी छोटी छोटी उसने वहाँ पर मिस्टेक्स दी होती हैं। जितने भी मैंने लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर एनालाइज़ किए थे इसके ग्रामर के, हमारे CAPF पेपर 2 के, उसमें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स दी होती हैं। कई बार आपकी टेंसेस की मिस्टेक्स होंगी, कई बार आपकी ऐसे वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो आपको एनालाइज़ करनी आनी चाहिए। आपको वो चीज़ एनालाइज करनी आनी चाहिए। ठीक है, फ्री के मार्क्स होते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल आपको ऐसा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। नाउ मूविंग अहेड कि इसको कवर कैसे करना है। स्टार्टिंग विद द एसे। अब ऐसे जो है मैंने आपको ऊपर बताया किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है, बीट योर डिफेंस या फिर आपका एजुकेशन है या फिर आपका वुमेन है। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, एनी टॉपिक। अब ये टॉपिक कहाँ से आएगा भाई, आपके GS में से आएगा। मीन्स आपकी जनरल स्टडी जो आप करोगे पेपर 1 के लिए। अब पेपर 1 में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमने लास्ट वीडियो में देखा था। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, एनवायरनमेंट है, अपना साइंस है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं पेपर 1 में। अब आप ये सारे के सारे क्या करोगे, कवर करोगे अपने पेपर 1 के लिए। अब उसी टॉपिक पर वो आपको ऐसे पूछेगा, वो आपको टॉपिक्स देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपको ऐसे दे दिया EV के ऊपर। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। अब आप EV जब आप अपना करंट पढ़ोगे, ठीक है, जब आप करंट अफेयर्स अपना कवर करोगे या फिर अपना न्यूज़पेपर जो भी आप पढ़ते हो या पढ़ोगे मैगज़ीन वगैरह, उसमें EV के बारे में आता रहता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी उसके बारे में। सो उसने EV के बारे में पूछ लिया। अब आप EV के ऊपर ऐसे आया है, ठीक है, आपको पॉलिटी का इसका पर्सपेक्टिव, जो ऐसे को अटेम्प्ट करने का पर्सपेक्टिव होता है, जो अप्रोच होती है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है एक वीडियो में कि हाउ टू अटेम्प्ट ऐसे। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। अगर फिर भी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि ऐसे को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अलग अलग अप्रोचेज़ होती हैं। ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। पेस्टल अप्रोच। ठीक है, मैं पेस्टल अप्रोच को फॉलो करता हूँ। पेस्टल क्या है, अब उसने EV पूछ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आप ऐसे लिखो। P मीन्स पॉलिटिकल, E मीन्स इकोनॉमिक, S मीन्स सोशल, T मीन्स टेक्नोलॉजिकल, L मीन्स लीगल, E मीन्स इन्वायरमेंटल। ठीक है, अब इस EV को मैं इस अलग अलग पर्सपेक्टिव से कवर करूँगा ऐसे की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे 2 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो पैराग्राफ बेस्ड फॉर्म होगी, दूसरी आपकी पॉइंटर फॉर्म होगी। पॉइंटर मीन्स आपने बुलेट पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। दोनों वैलिड हैं, दोनों चलती हैं, मैंने खुद दोनों को अटेम्प्ट किया हुआ है इस सेंस में। सो इस अप्रोच से आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मैंने अब पॉलिटिकल कवर कर लिया, अब मुझे आगे इकोनॉमिक कवर करना है कि अगर मैं EV को इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखूं तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे मुझे। इसका जो कोल है, जो हम कोल इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। इलेक्ट्रिफिकेशन होगी तो रूरल एरियाज़ तक क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी। वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी तो वहाँ पर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। इस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं। सोशल में क्या आएगा, अब सोशल में अगेन ये जो कोल था, अगर कोल कम हो गया, हमारी कंट्री में भी हम कोल माइनिंग करते हैं, अगर EV आ जाएंगे तो कोल की जो ओवरऑल वो है डिमांड है वो कम हो जाएगी। अगर कोल की डिमांड कम हो रही है तो जो माइंस है हमारी कंट्री में, वो माइनिंग वहाँ पर कम होगी। माइनिंग कम होगी तो वहाँ पर जो आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं माइनिंग के कारण, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सोसाइटी क्या करेगी, कम प्रॉब्लम्स को फेस करेगी। देन टेक्नोलॉजिकल आप वो एस्पेक्ट डाल सकते हो। फिर इन्वायरमेंटल कि भाई EV होगा तो कोल हम कम यूज़ करेंगे, पेट्रोल कम यूज़ करेंगे, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कम होगा। देन लीगल अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप बना सकते हो।
तो ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा था मैं आपको, ठीक है, ऐसा होलिस्टिकल कुछ नहीं है, जस्ट एग्जांपल देकर बता रहा था आपको कि आप इस वे में अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे ऐसे को। तो ये तो बताया कि ऐसे का कंटेंट कहाँ से लेकर आना है। जो आप पढ़ रहे हो पेपर 1 के लिए, जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको ऐसे का कंटेंट आएगा। एंड कंटेंट तो आपने ले लिया, बट उसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि पेपर 1 जो है वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपके पास नॉलेज पूरी है, आपके माइंड में वो सारी नॉलेज है जो आपने पढ़ी हुई है। अब पेपर 1 में आप उसको MCQ फॉर्म में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, वो जो बबल होता है उसको फिल करके। पेपर 2 में आप उसको लिख के रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस ये डिफरेंस है। अब लिख के रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम ये आती है कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमारे पास कुछ स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। वो क्या है वो अब डिस्कस करते हैं। जो ऐसे है ना, इट इज़ नॉट अबाउट नॉलेज, ये इतना नॉलेज की गेम नहीं है जितना ये आपकी राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्टाइल की प्रॉब्लम है। सो इट्स ऑल अबाउट योर आर्टिकुलेशन स्किल्स। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सिंपली कि आपके माइंड में जो है ना, जो आइडिया आपने अपने माइंड में सोचा, वो एग्जैक्ट फॉर्म में या फिर ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म में आप उसको पेपर में रिप्रेजेंट कर रहे हो। दैट इज़ सिंपली आर्टिकुलेशन स्किल, आर्टिकुलेशन आपकी, ठीक है। जो आपने मन में सोचा, जो आपने माइंड में सोचा, जिस भी लैंग्वेज में सोचा, जब या फिर आप इंग्लिश में सोच रहे हो या फिर हिंदी में सोच रहे हो या कोई और लैंग्वेज में सोच रहे हो, उसको आपने रिप्रेजेंट किया पेपर में एग्जैक्ट या फिर मोस्ट सिमिलर फॉर्म में, उसको आर्टिकुलेशन स्किल बोल देते हैं। अब आपके पास नॉलेज है क्योंकि आप GS पढ़ रहे हो, अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब उसको पेपर के ऊपर प्रेजेंट कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सिंपल ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो, वहाँ पर हमारा एडिटोरियल सेक्शन दिया होता है, एडिटोरियल सेक्शन दिया होता है। कोई भी न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे हो, मे बी आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई और, कोई भी फॉलो कर रहे हो, वहाँ पर एडिटोरियल सेक्शन दिया होगा। अब जो एडिटोरियल सेक्शन है, आप वहाँ से उनका स्टाइल देखोगे कि वो किस स्टाइल से लिख रहे हैं, वो किस स्टाइल से लिख रहे हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि एडिटोरियल में हाईली क्वालिफाइड या फिर जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो लोग एडिटोरियल लिखते हैं। जब आप चेक करोगे उनकी जो डेजिग्नेशन होती है, जो वहाँ पर उनकी प्रोफाइल मेंशन्ड होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि किसने लिखा हुआ है ये। तो उनका स्टाइल देखो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर आता है, ठीक है, तो वो कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने कैसे अपने उस चीज़ को, टॉपिक को स्टार्ट किया, उसके बाद कैसे उन्होंने मिडल में सडनली उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट डाल दिया, फिर नेगेटिव डाल दिया, फिर एंड पे उन्होंने बता दिया कि अगर हम नहीं ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये आइडिया जो भी उस ऑथर ने सजेस्ट किया होगा, जो भी उस ऑथर ने कोर्स ऑफ एक्शन बताया होगा, कि अगर हम इस कोर्स ऑफ एक्शन को अभी फॉलो नहीं करते तो क्लाइमेट चेंज जो है वो ये प्रॉब्लम्स फर्दर क्रिएट कर देगा, इट वुड बी टू लेट टू टेक एक्शन। तो ऐसी चीज़ें मेंशन करेगा, तो एट लास्ट वो हमें वार्निंग दे देगा या फिर पॉजिटिव कंक्लूजन बता के छोड़ देगा, सजेशंस दे के छोड़ देगा। तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है कि वो किस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। वो चीज़ आपको पढ़ के आएगी एंड आपको प्रैक्टिस करके वो चीज़ आएगी, ठीक है। अब तो आपने पढ़ लिया, GS की नॉलेज ले लिया आपने, एडिटोरियल भी पढ़ लिया, नाउ आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। यू हैव टू राइट दैट थिंग। आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो वीकली बेसिस पे, इस चीज़ को वीकली बेसिस पे स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ये चीज़ मुझे नहीं लगता उतना पॉसिबल है। या तो आप वीकली बेस पे कर सकते हो या फिर 2-3 दिन छोड़ के कर सकते हो, वो भी इनफ है आपके लिए। वीकली बेसिस पे आप कोई भी टॉपिक उठाओ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वुमेन रिलेटेड उठा सकते हो या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड हो सकता है, जो हाईली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जिसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले PYQ एनालिसिस करना पड़ेगा। जो लास्ट अराउंड 2-3 ईयर्स के भी अगर आप देख लेते हो वो भी इनफ है। पेपर 2 के PYQs ऐसे के, कि ऐसे किस टॉपिक पर पूछे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट है, वुमेन है, एजुकेशन है, डिफेंस रिलेटेड है, सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो थीम क्या है। अगर आपको थीम पता चल जाएगा तो आप उसी थीम के रिगार्डिंग अपनी नोट मेकिंग कर सकते हो फॉर योर ऐसे। अब नोट मेकिंग कैसे करोगे? ऐसे में, ऐसे के लिए नोट मेकिंग डजंट मीन कि आप पूरा वो ऐसे लिख रहे हो कि डिफेंस के ऊपर अगर कुछ बोला तो आपने डिफेंस के ऊपर पूरा ऐसे लिख दिया, एजुकेशन पे बोला पूरा एजुकेशन पे लिख दिया, वुमेन पे बोला पूरा वुमेन के ऊपर ऐसे लिख दिया। वो चीज़ नहीं आपको करनी इन नोट मेकिंग।
ठीक है, सिर्फ नोट मेकिंग की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में तो आप सब करोगे। नोट मेकिंग में आपको क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करना है एंड पर्सपेक्टिव कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज ले लेते हैं, क्लाइमेट चेंज, ओके, क्लाइमेट चेंज एक टॉपिक है। अब आपको क्लाइमेट चेंज दिखा कि भाई थीम्स में पूछा जा रहा है बार बार, अगर नहीं भी पूछा जा रहा आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। क्या करोगे आप, इसकी कुछ स्पेशल पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिख लोगे। क्या लिखोगे आप, 2015 में हुआ था हमारा पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस हमारा पेरिस एग्रीमेंट, वो लिख लोगे कि उसने क्या कहा था कि अगर इस चीज़ से पहले, दिस पर्टिकुलर ईयर से पहले अगर हमने एक्शन ना लिया तो क्लाइमेट चेंज जो है, जो 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज कर देगा, 2 डिग्री टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है। और क्या लिखोगे आप, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs हैं हमारे 17, वो लिख लोगे। कुछ स्पेशल जो हैं उसमें जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है वो लिख लोगे। जो स्टेप्स लिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एंड इंडिया ने, वर्ल्ड ने जो लिए हैं प्लस हमने जो लिए हैं वो लिखोगे। जो प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही हैं वो लिख लोगे। उसके बाद वे फॉरवर्ड बता के छोड़ दोगे। अब इसको पूरा नहीं लिखना, जस्ट सिंपल हेडर पॉइंट में लिखना है, ठीक है, हेडर पॉइंट में लिखना है। एक पॉइंट में लिख दिया पेरिस एग्रीमेंट, एक वर्ड डालकर आपने छोड़ दिया। उसके बाद लिख दिया SDGs, सिंपली इंटरनेशनल डाल के उसके सामने उसके एक्शंस लिख दिए कि UNFCCC बनाया हमने, फिर CCD बनाया हमने, ठीक है, फिर CBD बनाया हमने, 3 ऑर्गेनाइजेशंस बनाई क्लाइमेट चेंज के लिए स्पेशली। उसके बाद इंडिया के एक्शंस लिख दोगे क्या क्या लिए हमने, ये डालकर सिर्फ छोड़ देना है। नोट मेकिंग में कुछ और स्पेशल नहीं करना आपने, प्रैक्टिस में तो सारा करोगे। नोट मेकिंग अगर आप करने लग गए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत बल्कि हो जाएगा, आपसे कभी वो रिवाइज नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर कि आप पॉइंटर फॉर्म में अपने नोट्स बनाओ फॉर योर ऐसे, ओके। सो दिस वॉज इट फॉर योर ऐसे। मूविंग अहेड इज़ हमारा प्रेसी राइटिंग। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है कि अगर आपको वो पैसेज जो दिया हुआ है, जो हमारा पैसेज दिया होता है ना प्रेसी के लिए, अलग अलग लाइंस लिखी होती हैं, सो उसमें से 2 लाइन यहाँ से उठाओ, 2 यहाँ से उठा लो, 2 यहाँ से एंड 2 लास्ट में से, आपकी बन गई प्रेसी। ये लगता है एंड यही बहुत सारे कैंडिडेट्स करके आते हैं एंड उनके नंबर इसी वजह से नहीं आते। अगर आप प्रेसी देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड होता है कि अपनी ओन लैंग्वेज में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, उसको कॉपी पेस्ट ना करो। वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड होता है ये आपके क्वेश्चन पेपर में कि आप अपनी लैंग्वेज में प्रेसी को लिखो। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सिंपली उठाते हैं इसमें से 2 लाइन यहाँ से उठाई, 2 वहाँ से, पूरा क्लब करके उसको लिख देते हैं। उनको लगता है हमारी प्रेसी हो गई है, हमें नंबर्स मिल जाएंगे। 15 मार्क्स की होती है, 1-2 नंबर मिलते हैं वहाँ से, जबकि यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज है वो 7-8 मिल जाता है अगर आप थोड़ी बहुत अच्छी लिख के आते हो, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट कॉपी पेस्ट, प्रेसी इज़ नॉट अबाउट कॉपी पेस्ट कि 2 लाइन सबसे क्लब करके लिख लूँगा एंड मेरी प्रेसी हो जाएगी। इट्स अबाउट री आर्टिकुलेशन। उसने जो टॉपिक लिया हुआ है, ऑथर ने जो मेंशन किया हुआ है वहाँ पर, जो भी उसने टॉपिक उठाया हुआ है उसका कोई सेंट्रल आइडिया होगा, ठीक है। मे बी वो किसी स्टोरी से स्टार्ट करे, ठीक है। उसने पर्टिकुलर किसी स्टोरी से स्टार्ट किया एंड उस स्टोरी के एंड में उसने क्या किया, हाईलाइट कर दी किसी एक चीज़ की इम्पोर्टेंस। तो अब वो जो ऐसे है, जो वहाँ पर उसने दिया हुआ है पैराग्राफ, वो स्टोरी की बात नहीं कर रहा, वो उस पर्टिकुलर जो उसने हाईलाइट किया है, जो उस चीज़ ने क्वालिटी या फिर कोई भी चीज़ हाईलाइट किया है, वो उस चीज़ की बात कर रहा है। तो आपको ये चीज़ पकड़नी है, स्टोरी के साथ रिलेट करनी है एंड उसको डालना है अपनी प्रेसी के अंदर। अब ये चीज़ कैसी आएगी, ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। प्रैक्टिस के अलावा तो ये चीज़ कोई ऐसा इसका रूल नहीं है कि आपको वो चीज़ एकदम से आ जाए। तो सिंपली आप क्या करो, इसके पास्ट पेपर्स उठाओ, जैसे भी दिए हुए थे अपनी प्रेसिस वहाँ पर दी हुई हैं, उनके मॉडल आंसर्स ढूंढो। अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। मॉडल आंसर्स ढूंढो एंड अपनी पहले लिखो, खुद से लिखो। उसके बाद मैच करने की कोशिश करो कि मेरे अंदर या मैंने कौन सी वहाँ पर मिस्टेक की थी अपने पैसेज को एनालाइज करने में, या फिर आपको सेंट्रल आइडिया नहीं पता चला, या फिर आपको वो पढ़ना ही नहीं आया अच्छे से। तो वो सब चीज़ें जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उसको ओवरकम करो फिर आप अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कभी मत करना, क्योंकि आपके जो नंबर आने हैं वो भी नहीं आएंगे। जस्ट री आर्टिकुलेट करो उसको, वहाँ पर मेंशन भी होता है कि अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो प्रेसी राइटिंग में,
एंड काफ़ी फ्री के नंबर होते हैं ये, इसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ता। जस्ट 1/3 करके वर्ड्स आपको लिखने होते हैं एंड लैंग्वेज खुद की होनी चाहिए। एंड आपको जो वो थीम दिया हुआ है वहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, उसको जो सेंट्रल आइडिया वो आपको पता लगाना आना चाहिए। एंड अगेन वही बोला, कुछ स्पेशल आपको करने की ज़रूरत नहीं है फॉर दिस। यू जस्ट हैव टू लुक एट PYQs एंड प्रैक्टिस। आप अपने मॉडल आंसर्स देख लो, जो भी प्रेसी PYQ में पूछी हुई है उसके मॉडल आंसर्स देख लो एंड उसको अपने जो आपने खुद से आंसर बनाया हुआ उस चीज़ का उसके साथ मैच करो एंड अकॉर्डिंगली आप एक्शन लो, क्योंकि ये सिर्फ आपकी एनालिटिकल स्किल को चेक करता है। जो प्रेसी राइटिंग देने का उनका जो मेन मोटिव है इज़ टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, वो क्यों देंगे? आपकी इंग्लिश थोड़ी वो चेक कर रहे हैं आपकी, वो जस्ट ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको 100 वर्ड्स देते हैं, 100 वर्ड्स की अगर हम इसको प्रॉब्लम बता रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ दे रहे हैं 100 वर्ड्स की, तो क्या उसको वो क्लियर एंड क्रिस्प मैनर में 30 वर्ड्स में लिख सकता है? सिर्फ ये चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते वो आपसे। सो उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, जस्ट रीआर्टिकुलेट करना है, एनालाइज करके करना है, सेंट्रल आइडिया पकड़ के करना है। ठीक है, 2-2 लाइनें जोड़ कर नहीं करना जो हम करते हैं ना, 2 यहाँ से उठा ली 2 यहाँ से उठा ली, बन गई हमारी प्रेसी, हमको तो मिल जाएंगे 8-10 नंबर। वो ऐसा कभी नहीं होता एंड कभी होगा भी नहीं। ओके, यू हैव टू रीआर्टिकुलेट, यू हैव टू एनालाइज दैट पैसेज, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेसी लिखोगे। इसके लिए कुछ स्पेशल होता नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है इसका, सिंपल चीज़ है ऐसी। मूविंग हेड, हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ये भी फ्री के आपके मार्क्स होते हैं एंड हमने ऊपर देखा था टोटल 20 मार्क्स ये कैरी करता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चंस आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है। एंड यहाँ पर अगेन आपकी क्या स्किल चेक होती है? योर एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल। कॉम्प्रिहेंशन दिया आपको, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन दिया उसने आपको, अब आपको स्पीड रीडिंग करनी आनी चाहिए। स्पीड रीडिंग का मतलब स्किमिंग नहीं होता, ये भी आप समझ लो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्किमिंग जो है वो स्पीड रीडिंग होती है। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देख लेना, ऊपर ऊपर से देख लेना, बट स्पीड रीडिंग का मतलब होता है आप हर एक वर्ड को पढ़ रहे हो। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते। तो उसने आपको पैसेज दिया, कॉम्प्रिहेंशन दिया उसने आपको, ठीक है, अब इसको एनालाइज करोगे कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है स्टोरी, यहाँ पर वो कोई और एंगल दे रहा है, यहाँ पर वो किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है एंड यहाँ पर वो कंक्लूड कर रहा है। आपने पूरा पैसेज डॉट्स को जॉइन करके पढ़ लिया। अब आप थीम्स इसका निकालोगे कि भाई किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। हो सकता है ऑथर स्टार्ट करे किसी पर्सन की स्टोरी से एंड उस पर्सन की स्टोरी के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ को वो हाईलाइट करे, या फिर उसने जो काम किया था उस चीज़ को हाईलाइट करे एंड उसके बाद वो एंड पे बता दे कि वो जो उसने चीज़ की थी, जो उसने काम किया था वो काफ़ी अच्छा था या फिर काफ़ी इम्पैक्टफुल था या कुछ भी था। सो इट मीन्स वो जो स्टोरी है, पूरा पैसेज है, वो उस पर्सन के बारे में नहीं है, उस पर्टिकुलर काम के बारे में है, उस पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी से आपका निकलेगा थीम। अब क्वेश्चन वो कैसे पूछता है? वो क्वेश्चन पूछेगा आपको थीम क्या था पैसेज का, इन्फ्रेंस बताओ, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन कि आपने क्या इन्फर किया इस पैसेज से। उसके बाद आपसे पूछेगा सेंट्रल आइडिया क्या है, या फिर मेन आइडिया क्या है, या फिर प्राइमरी आइडिया क्या है। ओके, अब अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है कि थीम क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, तो ही आप अकॉर्डिंगली उस चीज़ को आंसर कर सकते हो। क्योंकि इसमें जो आंसर्स होते हैं, जो आंसर चॉइसेस होती हैं, ABCD जो भी आंसर चॉइसेस होती हैं, इसमें ABCD तो नहीं होता, आई थिंक वो तो कैट में होता है, इसमें नहीं होता, सॉरी। जो इसका जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, इन्फ्रेंस का मतलब होता है लॉजिकली डेड्यूस करना, लॉजिकली डेड्यूस करना। इसका मतलब क्या होता है? जो आपने पैसेज पढ़ा उसके बेस पे आप एक अजम्पशन लोगे, अजम्पशन लोगे उसके बेस पे आप एंड अकॉर्डिंगली आंसर करोगे। बट थीम के केस में आप अजम्पशन नहीं ले सकते, सेंट्रल आइडिया के केस में आप अजम्पशन नहीं ले सकते। ओके, सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अजम्पशन कब लेनी है, कब नहीं लेनी, सेंट्रल आइडिया क्या होना चाहिए, थीम क्या होना चाहिए, मेन आइडिया क्या होना चाहिए, इन्फ्रेंस क्या होनी चाहिए, ये आपको देखकर ही पता चलेगा।
एंड ऐसा भी नहीं है कि पूरे पैराग्राफ में आप किसी भी 2 लाइनों को पकड़ कर उसको आंसर में लिख दो एंड वो आंसर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसके मार्क्स भी नहीं मिलते, उस चीज़ के आपको मार्क्स भी नहीं मिलते। कि अगर आप सोचो कोई क्वेश्चन पूछा उसने एंड आप पैराग्राफ में से 2-3 लाइनें उठाकर वहाँ पर आंसर में लिख दो, तो वो ऐसा आंसर आपको नहीं मिलते, वो भी आपको खुद की लैंग्वेज में लिखने पड़ते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स होते हैं। तो इसमें भी कॉपी पेस्ट वाली चीज़ काम नहीं करती। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स, या फिर किसी भी आप कोचिंग के या फिर किसी भी जनरल जो इंग्लिश के होते हैं हमारे, सिंपली या फिर आप क्या करो, जो सी सेट है, जो सी सेट के आरसीज होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, उनको प्रैक्टिस कर लो। लास्ट 3-4 ईयर्स के करोगे वो भी इनफ है। उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको, थीम क्या होगा, इन्फ्रेंस क्या होगी, सेंट्रल आइडिया क्या होगा, एंड वहाँ पर ऑप्शंस भी दिए होते हैं। ठीक है, ABCD करके ऑप्शंस भी दिए होते हैं वहाँ पर, एंड काफ़ी क्लोज ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर। जो सी सेट है ना, वहाँ पर RC के काफ़ी क्लोज ऑप्शंस होते हैं। सो आप वहाँ पर अपनी स्किल्स को, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, वहाँ पर अच्छे से चेक कर सकते हो। ठीक है, RC सी सेट के प्रैक्टिस करके, तो वो चीज़ आप कर सकते हो अपने कॉम्प्रिहेंशन के लिए। इसके अलावा ऐसा कुछ स्पेशल आपको करने की ज़रूरत होती नहीं है इसके लिए। जस्ट आपको एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, एंड स्पीड रीडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपने, एंड अगर आप इसी चीज़ पे काफ़ी टाइम लगा दोगे तो मुझे नहीं लगता आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो वो भी चीज़ आपके अंदर स्पीड रीडिंग भी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल भी होनी चाहिए, एंड जिस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है उनमें डिफ्रेंशिएट करने की भी आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, थीम एंड सेंट्रल आइडिया सेम नहीं होते, दोनों अलग होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर हमारा कॉम्प्रिहेंशन। देन अपना फ्री के नंबर अगेन, हमारी ग्रामर 25 मार्क्स की आती है, बताया था ऊपर। एंड अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, मीन्स ओके ओके है, अगर आपकी इंग्लिश आप पढ़ लेते हो, लिख लेते हो, तो आपका, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज़ में। फ्री के नंबर्स होते हैं 25, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, एंड कुछ स्पेशल एज सच इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कुछ स्पेशल इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आप पेपर 1 के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो, पेपर 1 के लिए ऑलरेडी पढ़ रहे हो, सारा कंटेंट आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, करंट अफेयर इंग्लिश में पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ रहे हो। सो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके माइंड में वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है, इम्बाइब हो जाती है कि ओके सेंटेंस मेकिंग ऐसे होगी, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, ये पास्ट फॉर्म में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये फ्यूचर है। आपको, आपके माइंड में बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ें चले जाती हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है आपके ऊपर इंग्लिश की कमांड नहीं है आपकी, तो आप सिंपली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। सिंपली क्या करो, न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो। डेली आप अराउंड 30 to 45 मिनट के आसपास स्पेंड कर सकते हो जस्ट अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। उससे क्या होगा, आपको सेंटेंस मेकिंग, उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, टेंसेस जो वो यूज़ करता है, टोन जो वो यूज़ करता है, कंजंक्शंस, वर्ड्स, जो भी आप वो यूज़ कर रहा है, आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर तो आपकी लैंग्वेज वीक है, अगर आपको लगता है और वीक है आपकी, मीन्स आपको पता ही नहीं चल रहा है भाई कि प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट तक कैसे जा रहा है वो सेंटेंस, अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता चल रही, तो आप सिंपली ग्रामर मैराथन वीडियोस देख सकते हो ऑन यूट्यूब। ठीक है, आप यूट्यूब पर ग्रामर मैराथन वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप आराम से वो चीज़ देख सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है। ठीक है, आप वीक हो इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो वो भी आपका काम हो जाएगा। एंड एट लास्ट प्रैक्टिस PYQs। हर चीज़ में आपको PYQs इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट खोलोगे PYQ वाली, आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा कि मैं क्यों हर चीज़ के लिए PYQ बोलता हूँ। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा ग्रामर का, हमारे फ्री के नंबर। नाउ 2 चीज़ें बचती हैं हमारी, रिपोर्ट राइटिंग प्लस हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग। ठीक है, ये भी 2 होते हैं एंड ये भी 2 लिखने होते हैं हमें। सो आर्ग्यूमेंट की पहले बात करते हैं। आर्गुमेंट राइटिंग, ओके, ये आपको टोटल 2 लिखने होते हैं। आपको वो टॉपिक दे देगा, टॉपिक क्या देगा, कोई भी देख सकता है। लेट्स से हम कोई टॉपिक ले लेते हैं, EV का ही ले लेते हैं।
हमारा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो उसने ईवी लिख दिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लिख दिया, या फिर वो आपको कोई पॉलिसी भी दे सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। वो आपको कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, कोई स्कीम आई है, कुछ भी, वो सब कुछ दे सकता है। सो हम एग्जाम्पल से कर रहे हैं ईवी के बारे में। उसने लिख दिया ईवी मीन्स हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। नाउ आप क्या करोगे, इसकी सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, हमारी इंट्रो, सबसे पहले हमारी इंट्रो दोगे। इंट्रो क्या दोगे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इंट्रो कैसे देते हैं, किस तरह की इंट्रो होती है। या तो आप रीसेंट किसी न्यूज़ के बारे में देकर स्टार्ट कर सकते हो हमारी इंट्रो को, या फिर कोई फैक्ट दे सकते हो, ठीक है, कि रिसेंटली इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट कि दिस पर्टिकुलर नंबर, कोई भी नंबर बता देना कि इतने नंबर ऑफ या इतने परसेंटेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं इंडिया में इंक्रीज़ हुए हैं सिंपली, या फिर रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद से फिर उसी को कैरी करते हुए आप उसी के साथ में हमारी पूरी स्टोरी कनेक्ट कर देना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं ये होते हैं, वो होते हैं। इसका डिफ़ाइन करना, जस्ट डिफ़ाइन करना है आपने उस चीज़ को, जस्ट डिफ़ाइन करना है कि ईवी क्या होते हैं, ठीक है। ईवी वो होते हैं जो ट्रेडिशनल फ्यूल पर रन नहीं करते। ट्रेडिशनल फ्यूल क्यों है, हमारा पेट्रोल है, डीजल है, सो उसके ऊपर रन नहीं करते। एंड किसके ऊपर रन करते हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं। बस ये आप उसको डिफ़ाइन कर देना, सिंपली एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद यहाँ पर अपने फॉर बताना। फॉर मीन्स उसके फेवर में, फेवर में क्या बताओगे, पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा होगी। सो ऐसे जितने भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, अराउंड 6 to 7, वो आप लिस्ट डाउन कर दोगे। उसके बाद आप अगेंस्ट में पॉइंट्स दोगे, अगेंस्ट में पॉइंट्स दोगे। अगेंस्ट में क्या आएगा इसके, इलेक्ट्रिकल वेस्ट। हमारा इलेक्ट्रिकल वेस्ट जो हमारी लिथियम आयंस बैटरीज होती हैं उसको हर 5 to 8 ईयर्स में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब वो जो बैटरीज हैं वो कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी वेस्ट में। अब इससे क्या होगा, इससे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि हमने क्या किया था, हम ईवी इसलिए लेकर आए थे कि पोल्यूशन कम हो, बट ईवी से ही पोल्यूशन हो रहा है, तो ये तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन होगी। तो वो आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप ये भी मेंशन करोगे, कनेक्टिविटी नहीं है। मीन्स अगर तो 100 किलोमीटर अज्यूम कर लेते हैं कि आपने कहीं ट्रिप पे जाना है, ठीक है, जो अराउंड 100 किलोमीटर्स की है, 100 किलोमीटर्स की है, किसी पर्टिकुलर रिमोट एरिया में आपके पास ईवी है। अब आप वहाँ पर जा रहे हो, मिड वे में आपकी अराउंड लेट से 60 किलोमीटर्स पर आपकी जो कार थी वो बंद हो जाती है, एंड वहाँ पर स्टेशन ही नहीं है कोई, वहाँ पर पेट्रोल पंप है ओनली। वहाँ पर आपका ईवी चार्ज करने वाला स्टेशन नहीं है, ओनली वहाँ पर पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल आप डलवा नहीं सकते, जगह ही नहीं है वहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम आप मेंशन करोगे, कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो नहीं है, वो मेंशन कर दोगे। सो और जितनी भी अगेंस्ट में पॉइंट्स हैं वो आप सारे मेंशन कर दोगे, एंड एट लास्ट आप एक वे फॉरवर्ड पॉजिटिव कंक्लूजन दे दोगे। क्या कि ये जो शॉर्ट कमिंग्स है, अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, लिथियम आयंस जो वेस्ट है बैटरीज़ का, उसको अगर हम अच्छे से प्रॉपरली मैनेज करें तो ये प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, एंड ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो हमारी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स लाइक पोल्यूशन एंड जो कोरिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकता है, एंड जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको भी ये इम्प्रूव कर सकता है। सिंपली आप ये मेंशन करके इसको क्लोज कर दोगे। ये था हमारा आर्ग्यूमेंट राइटिंग। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता इसके लिए स्पेशल, ट्रस्ट मी, मैंने खुद ये चीज़ अप्लाई की हुई है, ठीक है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता ऐसा स्पेशल। जितना आपको लगता है ना कि यार पता नहीं क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, कुछ फैंसी सी टर्म लगती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना होता स्पेशल। जितना ये डिफ़िकल्ट दिखता है आपको उतना है नहीं है ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक जाए, आप हमेशा दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो बस ये वही बोल रहा है आपको कि भाई जो आपने पढ़ा है ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको लिख दो, उसको पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करो। जस्ट आर्ग्यूमेंट राइटिंग वो बोलता है आपको, इसके अलावा आर्ग्यूमेंट राइटिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपका रिपोर्ट राइटिंग बचता है, योर रिपोर्ट राइटिंग। अब जो आपका कंटेंट है ना, कंटेंट है आपका, वो कंटेंट वही है। उसने ऐसे में बोल दिया कि भाई आप ऐसे में लिखो, ऐसे में आपने वो ब्लॉग बना के लिख दिया,
या फिर आपने वो जो मैंने डिस्कस की थी पेस्टल अप्रोच, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। आर्ग्यूमेंट में आपने वही चीज़, वही टॉपिक को फॉर एंड अगेंस्ट की फॉर्म में लिख दिया। सो नॉलेज इज़ सेम, जो आपके माइंड में जनरल नॉलेज है, टॉपिक की नॉलेज है, वो सेम है। आप स्पेशली नहीं पढ़ रहे कि आप ऐसे के लिए अलग से पढ़ोगे, आर्ग्यूमेंट के लिए अलग से पढ़ोगे, रिपोर्ट के लिए अलग से पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कहीं भी। पढ़ आप सेम चीज़ रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो अलग अलग फॉर्म में, बस ये डिफरेंस है। अब हमारा जो है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, सिंपली आपको वो जो एक इस फॉर्म में लिखनी होती है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ऐसे करके आपको बॉक्स सा बनाकर लिखनी होती है। कोई भी टॉपिक दे देंगे आपको कि लेट से एक फ्लड आया, ठीक है, फ्लैश फ्लड आया किसी जगह पर, कोई भी अज्यूम कर लो किसी भी विलेज में फ्लैश फ्लड आया, फ्लड आ गया वहाँ पर, रिवर ओवरफ्लो कर गई एंड फ्लड आ गया वहाँ पर। तो आपको अपना जो, आप वहाँ पर क्या थे, अपॉइंटेड थे, आप एक आर्मी ऑफिसर थे, आप एक आर्मी ऑफिसर थे एंड वहाँ पर फ्लड आ जाता है। अब जो है इस सिचुएशन में आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं एंड वो एक्शंस लेने के बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो, जो रिपोर्ट आपके सीनियर तक जाएगी, जो रिपोर्ट आपके सीनियर तक जाएगी। तो ये एक आपको टॉपिक दे देगा वो। इसमें अब क्या लिखोगे, जिस सीनियर को आपने रिपोर्ट लिखनी है, जिस सीनियर को आपने रिपोर्ट लिखनी है उसके बारे में यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे, उसके बारे में मेंशन कर दिया आपने। ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे प्रॉपरली, कोई डेट दे दोगे जिस टाइम पे या जिस दिन में आपका फ्लड आया था, कि इस पर्टिकुलर डेट पे फ्लड आया था एंड ये सिचुएशन हुई थी कि वहाँ पर इतने लोग थे, उनको क्या करना पड़ा था, रिहैबिलिटेट करना पड़ा था, यहाँ से ले जाकर कहीं और शिफ्ट करना पड़ा था। हमने ये सब किया, ये फैसिलिटीज़ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, फूड होता है, क्लोथ्स होता है, शेल्टर होता है, हमने ये सब कुछ प्रोवाइड किया एंड वहाँ पर हमें कुछ इश्यूज़ आए। क्या इशू है, कुछ लोगों की वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ हुआ, प्रॉपर्टी हुआ एंड कुछ हमने चैलेंजेस फेस किए, वो आप यहाँ पर डिस्कस करोगे एंड एट द एंड जो भी आपने एक्शंस लिए थे इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, वो आप लिख दोगे। सिंपली वो चीज़ आप लिख दोगे एंड लिखने के बाद यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दोगे, अपना एड्रेस, अपना जो भी आपका नेम है, सब कुछ लिख के इस चीज़ को क्लोज़ कर दोगे। सो दिस वॉज योर सिंपल रिपोर्ट राइटिंग। कुछ नहीं है भाई, रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि रिपोर्ट राइटिंग मुझे समझ नहीं आया, जस्ट मैंने यहाँ पर एक वीडियो में, आप चैनल पे देखोगे पेपर 2 की एक और वीडियो है जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने प्रॉपरली देखा था रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वहाँ पे मैंने परफॉर्मा दिया था रिपोर्ट का। या फिर सिंपली आप गूगल कर लो कि रिपोर्ट का परफॉर्मा क्या होता है फॉर योर CAPF AC एग्ज़ाम, वो भी आपको ऐसा ही कुछ देगा, ठीक है, वो भी आपको ऐसा ही परफॉर्मा देगा। नॉलेज वही है एंड रिपोर्ट राइटिंग की ऐसा कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, कुछ स्पेशल एज सच प्रिपरेशन नहीं होती। जस्ट वो कोई भी इमेजिनरी कंडीशन दे देगा आपको, उसको जस्ट आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो एक्शन लिए थे उसको बताना है एंड अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, बस ये चीज़ है। इसको भी अगर आपको फिर भी लगता है, आप क्या करो, पास्ट पेपर्स देख लो, हमारे पास्ट पेपर्स जो हैं रिपोर्ट राइटिंग के वो देखो, उसके मॉडल आंसर्स देख लो, गूगल पर पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, कहीं से भी देख लो, मॉडल आंसर्स देखो एंड देन उसको प्रैक्टिस कर लो कि इस चीज़ ने, इसने किस वे में लिखा हुआ है उस चीज़ को, उसको प्रैक्टिस कर लो। 2-3 बार अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। एंड फ्री के मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं, 2 रिपोर्ट्स आपको लिखनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर 2। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है, अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी, कुछ भी समझ नहीं आया, जस्ट डू ड्रॉप अ कमेंट, ठीक है। And if you are new to this channel, you can hit the subscribe button and also join the channel to access your lectures for हमारा CAPF AC एग्ज़ाम। and please use these 100 days effectively and efficiently, ठीक है। कुछ भी वेस्ट, एक भी दिन वेस्ट मत करो, जितना हो सके अपना स्टडी को टाइम दो, बिकॉज लास्ट का जो टाइम होता है कोई भी एग्ज़ाम का काफ़ी क्रूशल होता है। अगर आप इस टाइम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपका जो लॉस होगा वो भी बड़ा होगा, तो उस चीज़ को हमने नहीं करना, ठीक है। जस्ट 100 डेज़ बचे हैं,
उसमें हमने इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। एंड सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी हमने, सिर्फ कट ऑफ के पीछे तो हम है ही नहीं, ठीक है। हम कट ऑफ को एम ही नहीं कर रहे, हमको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। कितने ज़्यादा? जितने ज़्यादा हो सकें, मैक्स टू मैक्स, आपके मैक्स टू मैक्स जितनी आपकी पोटेंशियल है उससे भी ज़्यादा हमें मार्क्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि कट ऑफ इज़ नॉट द गोल। अगर आपको लिस्ट में आना है ना, आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरव्यू आपके कंट्रोल में नहीं है कि इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, बट आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो आपके कंट्रोल में है, काफ़ी हद तक, काफ़ी पॉइंट तक आपके कंट्रोल में है। सो हम रिटन में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड हमारा गोल ये होना चाहिए कि एट लास्ट हमारा नाम लिस्ट के अंदर हो। सो आई होप everything is clear, and thank you for watching this session.